हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लस। मेरा नाम आलोक रंजन कुमार है और मैं आप लोगों को पीपीएस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रोग्रामिंग सी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सब्जेक्ट आपके बहुत सारे ब्रांच में है। जैसा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सीएसई, डबल ई, ट्रिपल ई और ईसीई में पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये आपका मैकेनिकल में और सिविल में सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पीपीएस आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बहुत सारे ब्रांच में तो है ही साथ इसमें आप एक अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं या जो हमारा वीडियो है वो अगर देख लेंगे तो आपके एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो काफी कॉमन हो जाता है। तो अगर बेसिकली जैसा मुझे आइडिया है, तो मैंने जो इसमें देखा है वो आपका क्या है कि ये फुल्ली बेस्ड है किस पे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो कम टाइम में भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके मार्क्स के एवरेज को बढ़ा देगा कहीं ना कहीं पे। ठीक। तो कुछ चीजें इसमें है, क्या आपका प्रोग्रामिंग है जिसको अगर आपने कर लिया तो बहुत ही कम टाइम के अंदर ही एग्जाम में आप प्रोग्रामिंग लिख के आ सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसा मेरा अपना आइडिया कहता है कि लगभग लगभग आपको 35 से 42 35 से 42 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग पे ही होंगे, जिसमें अगर आप प्रोग्राम लिख करके आ जाते हैं, और प्रोग्राम भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत टफ होगा। जैसा हम बता देंगे अगर वैसा करके आ जाते हैं आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कटने की कोई संभावना नहीं है। तो 35 से 42 और या इससे ज्यादा ही कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, अगर मान लेते हैं थियरी बेस अगर क्वेश्चन रहता भी है और रहता ही है, थियरी बेस क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं दो चार भी, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, 21 मार्क्स तक आसानी से ले आएंगे। तो इस तरीके से 60 नंबर तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, राइट। थियरी में भी कुछ लिख के आ गए तो अगर खाली खाली प्रोग्राम में करके आ जाएंगे तो इतने आ जाएंगे। बाकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से 7 आंसर करने होते हैं आपको। तो 7 आंसर करने हैं, वो 14 नंबर दे करके जाता है। तो अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव उसी में से निकल के बाहर आ जाएगा और आप बड़े आराम से वो कर पाएंगे। ठीक। तो थोड़ा आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। और ये जो सिलेबस दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया गया सिलेबस है, लेकिन हम लोग इसको पूरी तरह से फॉलो ना करते हुए क्या करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे तो सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ देंगे, बट जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर थोड़ा सा हम स्ट्रेस ज्यादा देंगे। तो ये रहा। अगर पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आपको उसकी पता लग जाएगा कि हम लोगों को क्या ठीक करना है। तो सी प्रोग्रामिंग दरअसल हम लोग को सीखना होगा। ठीक। तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे, प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। अगर प्रोग्रामिंग हम लोग सीख लेते हैं तो हमारे लिए एक सब्जेक्ट वाइज तो फायदा है ही, बाद बाकी अगर आप इन फ्यूचर भी इसका यूज करना चाहेंगे तो आपके लिए ये काम आएगा। अब काम कैसे आएगा वो भी बता देते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो जाता है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए एक दरवाजा खोल देता है। अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोग्रामिंग टेक्निक आप सीख जाते हैं, और उस प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज करते हुए अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग सी प्लस प्लस की बात करें, जो कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना ही होगा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपके काम का ही आ जाएगा, तो सीख जाएंगे। दूसरी अगर लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमारे पास जावा है, पाइथन है, तो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते भी इसीलिए हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया आपके पास हो जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले सी सीखेंगे, और सी सीखते ही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी दरवाजा आपके लिए आसानी से खुल जाएगा। आप सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका लॉजिक और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, फिर भी अगर एक बार सिलेबस है तो हम लोग सिलेबस में देख लें कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ऑब्वियस सी बात है आप ट्वेल्थ करके बीटेक में आए होंगे।
तो आपने हो सकता है कंप्यूटर की क्लासेज अगर सीबीएसई से होंगे तो ज़रूर करे होंगे आपने 9, 10th, 11, 12th में। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं करा होगा। तो हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे, राइट? तो बेसिक आइडिया अबाउट द हम लोग कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे, ठीक है? कि सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन-कौन से लगे होते हैं। तो वही चीज है आपका यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा है, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो वो सब आपका किस में पढ़ेंगे, इंट्रो कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट? देन आपका चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में कि हमारा प्रोग्रामिंग जरूरत ही क्यों है हम लोगों को प्रोग्रामिंग करने की। उसी में थोड़ा और आगे बढ़ते जाएँगे तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे पहले ही यूनिट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो हमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आइडिया लेना है। देन ये कंपाइलर के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि कंपाइलर आपको हेल्प करेगा क्या, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन किसी भी दूसरे भाषा को नहीं समझता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि किस भाषा को समझता है, या यूं कहें वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को समझता है, राइट? तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को समझता है तो या तो ऑन होगा पावर या तो ऑफ होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 एंड 0 का फॉर्म कहते हैं। तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0 एंड 1 फॉर्म में ही समझता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का पास होना और इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं होना। तो ये चीजें समझता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जो हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो प्रोग्रामिंग हम लोग लिखेंगे इंग्लिश वर्ड का यूज करते हुए। उसको कंपाइलर क्या करेगा, आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है? देन बात करेंगे हम लोग किसकी, आइडिया ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हमें लेने हैं वो सारे स्टेप्स क्या होंगे और कौन सा स्टेप ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एल्गोरिदम में, राइट? फिलहाल के लिए अभी आप लोग का ये है कि अगर ये चीजें क्योंकि आपके लिए नई है तो थोड़ा मुश्किल होता है अचानक से समझ पाना, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम हैं यहाँ पे बैठे हुए आपके लिए, हर एक चीज बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप बहुत ही आसानी से समझेंगे, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगा और उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहे होंगे और जो स्टेप्स लिखेंगे हम लोग, तो होता क्या है जब हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग वो सारे स्टेप्स को दिमाग में कॉपी पे लिखते जरूर हैं ताकि हमें प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए, राइट? तो उसका दो तरीका होता है हमारे पास, एक होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट, और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा किसको, एल्गोरिदम को। फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, स्यूडो कोड। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका इससे भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड से, कि एक आपको प्रॉब्लम देंगे, क्वेश्चन देंगे और उसका बोलेंगे फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड लिखने के लिए, ठीक है? तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें अगर आपका बचता है तो सारा का सारा कुछ जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, मेमोरी लोकेशंस, टाइप कास्टिंग। तो ये सब चीज जब धीरे धीरे हम लोग क्लास करेंगे तब हम लोग समझते जाएंगे ये सारी चीजें क्या है, जो अभी आपको देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, लेकिन क्लास के बाद आप लोग बहुत ही आराम से इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और समझ भी जाएंगे चीजों को, ठीक? तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है किसमें, मॉड्यूल 1 में, और ये आपके पास भी अवेलेबल होगा, और वैसे हम लोग ये चीज आपको अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 2 में हमको पढ़ना है डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है? डिफरेंट ऑपरेटर्स यानी कि अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर,
तो हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो देखेंगे हम लोग सी के अंदर कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैथ में हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, हमारा ऑपरेटर है, राइट? फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे पावर ही निकालना है हमें किसी नंबर का, तो हम पावर भी देख लेंगे। तो ये सब हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। तो कौन-कौन से ऑपरेटर्स हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे किसमें, ऑपरेटर्स में, ठीक है? जैसे आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो हम लोग एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अगर 2 + 5 = 7 अगर लिखेंगे, 2 + 5 = 7 लिख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है, और ये क्या है, हमारा ऑपरेंड्स है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक्सप्रेशन है। तो ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में, वो सीखेंगे, साथ ही साथ हर एक ऑपरेटर का यूज भी सीखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे सी के अंदर, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर, जब हमें दो चीजों में कंपेयर करना होगा तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन जैसी चीजें करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स भी हमारे पास, और प्रेसिडेंस पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब हो जाता है, जो आप बॉड मास पढ़ते आए हैं अभी तक, तो वही चीज है प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा। तो जैसा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। तो हम लोग को प्रेसिडेंस भी पढ़ना होगा, अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो इसका प्रेसिडेंस का तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा अलग है। तो प्रेसिडेंस भी देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और हम लोग को पढ़ना होता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। तो जब हम प्रेसिडेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ ही एसोसिएटिविटी भी पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों ने लिखा है एक एक्सप्रेशन के तौर पे, हम समझते हैं कि अगर 2 × 4 + 5 अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास रूल से जानते हैं कि सबसे पहले हमको किसका काम करना है, मल्टीप्लीकेशन का, देन प्लस का। तो ये हमको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 13, राइट? बट अगर हम लोग क्या करते, एसोसिएटिविटी करना चाहें, यानी कि जो दो ऑपरेंड को पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको क्या कर देंगे, एक साथ एसोसिएट कर देंगे। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर अंदर अगर इसी को लिख दें, 4 + 5, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहले 5 और 4 9 को 9 लाएंगे, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 18। ठीक है? तो ये सब चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन को, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, राइट? तो डिफरेंस पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें है कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा, या रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ काम हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली करते हैं। ठीक है, कुछ काम हमारा क्या होता है, रिपीटेडली करते हैं। तो वैसे ही कुछ काम अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर करवाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप्स का। यानी कि अगर कुछ काम हमें रिपीटेडली करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ये सब छोटी छोटी बातें लगने लगेंगी, जो अभी बड़ी लग रही हैं। फिर उसके बाद है कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग कभी कभी होता है हमारे जनरल लाइफ में भी, कुछ कंडीशन पे हमारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारा कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, जब हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? तो वो डिपेंड करेगा कि कुछ कंडीशन अगर ऐसी हो जाती है तो हम ऐसा काम करेंगे, अगर कंडीशन ऐसा हो जाता है तो हम ऐसा काम करेंगे। तो वो भी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशनल ब्रांचिंग। और लूपिंग जब रिपीटेड काम हमको कराना होगा तो करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो वर्ड टू वर्ड हम बोलने जा रहे हैं, उसको अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे, और जब कॉन्सेप्ट आएगा आप समझते चले जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर लूप्स, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। लूप्स में जैसे अभी नाम बता देते हैं ताकि थोड़ा अवेयर रहेंगे। फॉर लूप आता है हमारे पास, व्हाइल लूप आता है हमारे पास डू व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल लूप। तो इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे किसमें, लूप्स में। कंडीशनल ब्रांचिंग में अगर देखेंगे तो हमारे पास इफ आता है, इफ एल्स आता है, एल्स आता है, स्विच आता है, स्विच आता है,
तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? कंडीशनल ब्रांचिंग, राइट? जैसे ही अगर-मगर आया, समझ में आ जाता है कि अगर-मगर हम कब करते हैं? जब कोई कंडीशन की बात हो। जैसे हम लोग सिंपल सा क्या बोलते हैं किसी चीज़ में कि अगर तुमने ये काम किया तो हम ये इनाम देंगे, या फिर हम किसी को पनिशमेंट करना चाहते हैं, अगर तुमने ये काम किया तो हम तुमको पनिश करेंगे, ठीक है? सॉरी। तो हम लोग क्या लगाएँगे? इफ। तो इफ का यूज़ करेंगे कब? जब कोई कंडीशन इम्पोज़ करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन चेंज करने होंगे। तो इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, इसको कंडीशनल ब्रांचिंग को। नेक्स्ट अगर ये देखें 4th मॉड्यूल में टोटल आपका 10 मॉड्यूल है। 4th मॉड्यूल में अब 4th मॉड्यूल में है एरे। बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। आपने एरे के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ये आपका जब भी सुने कोई भी सुने होंगे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ये चीज़ें सुनने को मिला होगा। एरे में क्या करते हैं, आज तक जो हमने क्या किया है, अगर एक वेरिएबल की बात करें सिंपल से वर्ड में, तो हम लोग मैथ्स में जो वेरिएबल लेते थे एक्स, एक्स क्या है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और दूसरी चीज कि अगर हमने अभी x इक्वल टू 20 कहा, देन आगे वाले लाइन में हम x इक्वल टू 40 कहें और कोई फाइनली हमसे पूछता है कि x की वैल्यू क्या है, तो इस पोजीशन तक तो आप x की वैल्यू 20 बता रहे थे, बट जैसे ही इस पोजीशन पे आए तो x की वैल्यू 20 से क्या हो गई है? 40। दैट इज मीन्स कि इसका कोई भी अपना वैल्यू नहीं है, राइट? तो इसलिए हम लोग तो क्या कहते हैं? वेरिएबल है, चेंजेबल है, ये अपनी वैल्यू खुद ही नहीं जानता है कि कितनी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो एक वेरिएबल ये है और इसने वैल्यू कितनी रखी है? एक ही वैल्यू को रखी है। तो ये हो गया हमारा सिंपल एक वेरिएबल, एक वैल्यू। बट एरे क्या कहता है? अगर एरे की बात करें तो ये एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जो कि हमने मैथ में ऐसा कुछ देखा नहीं है, या देख भी सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं ना x इक्वल टू 1 to 5, अगर ऐसा लिख दें तो समझ में आ जाता है कि x में हम लोग क्या है? 1 to 5 का सारा नंबर, 1 to 5 नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर ही कर दें तो 1 to 5 सब कुछ स्टोर किया है इसी ने। तो एरे का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि वेरिएबल का नाम तो हम कॉमन एक ही रखेंगे, लेकिन वो वेरिएबल मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट में कि ये मल्टीपल डेटा सिमिलर टाइप होगा या डिसिमिलर टाइप होगा। बट एरे में हम लोग सिमिलर टाइप का डेटा को रखते हैं। कैसा? सिमिलर टाइप डेटा को। अगर हमने रखा है, मान लेते हैं इंटीजर का रखा है 1 2 3 4 5 6 समथिंग, तो सिर्फ इंटीजर का ही ग्रुप रखेगा। अगर हम फ्लोट का रखेंगे तो सिर्फ फ्लोट का ही रखेगा। तो हम लोग एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, बाउंड चेकिंग जैसे 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, एनडी एरे, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? एरे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप। आई थिंक ये दोबारा रिपीटेड हो गया है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये ना हो करके क्या होगा आपका? सर्चिंग हो जाएगा, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ओके। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एल्गोरिदम। ये इसको आप काट देंगे, ये हो जाएगा एल्गो एल्गोरिदम। ये भी आपके लिए, ये जो है इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए। तो आप एक तो एरे पे थोड़ा फोकस करेंगे, एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे, ये नहीं है आपका, ठीक है? इसका नाम है एल्गोरिदम। जो मॉड्यूल 5 है आपका वो है एल्गोरिदम, जिसमें हमने क्या बोला कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेंगे, क्या-क्या हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहले। देन हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे उस स्टेप्स को। तो ये कहने का क्या मतलब हो गया कि एक वे ऑफ राइटिंग हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या-क्या, क्या-क्या चीजें लिखेंगे। एक छोटा-सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि 5 प्लस 6 को हमको ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधी-सी बात है कि हमें चाहिए एक नंबर, यानी कि ये एक नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक नंबर इनिशियलाइज़ कर लेंगे, x इक्वल टू 5। दूसरा क्या करेंगे? y इक्वल टू 6। 2 नंबर ले लिए तो पहला लाइन लिखे, दूसरा लाइन लिखे। तीसरा क्या करेंगे? एक और लेंगे वेरिएबल जिसमें x प्लस y को लिख देंगे, ठीक है? फिर चौथा क्या करेंगे? डिस्प्ले करा देंगे इसको। तो ये हमने
इनफॉर्मली लिख लिया है कि हम लोग डिस्प्ले करा देंगे सी को, तो ये मेरे दिमाग में और ये मेरे पेपर पे लिखा होगा कि अगर हमें अचीव करना है 2 नंबर को ऐड करने के लिए अगर हम प्रोग्राम बनाने जाएँ, तो कुछ इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, कुछ इस तरह का स्टेप्स हमें लेना पड़ेगा। अब ये लिखने का तरीका अलग-अलग हो सकता है हमारे अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट इसका एल्गोरिदम का ये इनफॉर्मली तरीके से कॉमन रहेगा। तो इसीलिए बाद में देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्रोग्राम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी कि इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहते हैं कि मतलब नहीं है, राइट? इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। ये बस एक स्टेप्स है जिसको हम लोग लिखते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको प्रोग्राम बनाना होगा, उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे, ठीक है? तो जब हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे उसी में बहुत सारे कुछ टेक्निक्स हैं सर्चिंग के लिए। सर्चिंग कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा या मल्टीपल डेटा अवेलेबल होंगे, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर डेटा हमको सर्च करना होगा। तो इसके लिए हम लोग कौन-कौन सा टेक्निक, जो पहले से कुछ टेक्निक बने हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके एल्गोरिदम को देखेंगे। और साथ ही साथ उसके एल्गोरिदम को तो देखेंगे ही, और सी प्रोग्रामिंग में उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक? तो कुछ टेक्निक है जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, तो ये सब हम लोग उसके अंदर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जब हमारे पास मोर देन वन डेटा है तो उसके अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना भी चाहेंगे, राइट? जैसे अगर हम लोग को मान लेते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स ही दिया हुआ है, तो वो रैंडम तरीके से दिया होगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो मार्क्स है वो कैसा आए, असेंडिंग ऑर्डर में दिखे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, ताकि हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास काफी टेक्निक हैं जो पहले से बने हुए हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन। तो इसका एल्गोरिदम भी देखेंगे हम लोग और साथ ही साथ प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक? फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी आप प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, तो इसका क्या हमारा एल्गोरिदम होगा, क्या स्टेप्स होगा, वो देखेंगे। नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जाम्पल प्रोग्राम, नो फॉर्मल डेफिनेशन। तो हमारा होता क्या है कि अगर कोई हमारे पास मान लेते हैं एल्गोरिदम है, तो हम उसकी देखेंगे क्या, कि उसका हम लोग एक कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे कि ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। तो डिफरेंट एल्गोरिदम है, डिफरेंट एल्गोरिदम की अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक तो होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्दो इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखा गया है, बट फिर भी हम लोग को करना है तो पढ़ेंगे। और एक होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताएगा कि कोई एल्गोरिदम अगर है मेरा, तो वो एल्गोरिदम कितना समय लेगा, अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कोड को लिखेंगे तो वो कितना ज्यादा से ज्यादा समय ले सकता है और कितना कम से कम समय ले सकता है। तो हम लोग वो देखेंगे किसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये सब जैसा नाम है वैसा ही दिख रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये मेमोरी कितना लेगा, ठीक है? जो मेरा प्रोग्राम है या जो मेरा एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर का मेमोरी कितना यूज करने वाला है, तो वो किस में देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। इससे एक रफ आइडिया लग जाता है जो हमने एल्गोरिदम बनाया है वो हमारा बढ़िया होगा। जैसे कभी कभी हमको चाहिए कि नहीं, हमें कम समय में आंसर चाहिए, मेमोरी जितना लग जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मैनेज करेंगे टाइम को कम करने की। तो कॉम्प्लेक्सिटी पता होगा तभी तो कम करेंगे। कभी कभी हमें चाहिए कि नहीं, ठीक है, हमको टाइम लग जाए जितना लग जाए, लेकिन मेमोरी मेरे पास कम है, तो हम मेमोरी कम यूज करेंगे। तो हम लोग इसीलिए भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं किसी भी एल्गोरिदम का। तो ये हो गया आपका 5। अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है आपका फंक्शन। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड फंक्शंस कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे या फिर थोड़ा-सा कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रोग्राम लिखेंगे, तो हर एक चीज़ बड़े आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अभी हम एक ऐसे समझ सकते हैं इसको, प्रोग्राम को, कि अगर हम कोई प्रोग्राम, जैसे अगर हम लोग एक छोटा-सा एग्जांपल ले लेते हैं, घर में शादी का ही, एक शादी का फंक्शन है, एक प्रोग्राम है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है या फिर हमारे यहाँ फंक्शन है, किसकी शादी या बर्थडे, जो भी लेना है ले सकते हैं। तो अब एक बड़ा-सा प्रोग्राम हम लोग सोच सकते हैं शादी का, और शादी में देखेंगे कि बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं।
जैसे हो जाता है क्रॉकरी वाले को अलग से बुक करो, क्रॉकरी वाला काम करेगा। फिर उसके बाद हम लोग कुक को लाएँगे, जो आएगा वो खाना बनाने का काम करेगा। फिर उसके बाद डेकोरेशन के लिए बुलाएँगे, जो पंडाल-वंडाल लगा के जाएगा। तो ये सब अलग-अलग मॉड्यूल है, कोई ऐसा नहीं होगा कि डेकोरेशन वाला कुक कर दे और कुक वाला डेकोरेशन कर दे। तो ये सब अलग-अलग काम करेंगे, यानी कि अलग-अलग फंक्शनैलिटी के हैं। तो एक कॉमन क्या हो गया, जो मेन प्रोग्राम है मेरा क्या है? मेन प्रोग्राम है वो मैरिज है, और उस मैरिज में ये सब क्या हुए, छोटे-छोटे काम हुए और इंडिविजुअल काम हुआ। कोई किसी का कर नहीं देगा, सब अपना-अपना ही काम करेगा। तो इसी को प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि अगर हम एक कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें हमें छोटे-छोटे अलग-अलग काम करवाने हैं, तो हम लोग अलग-अलग फंक्शन बना लेंगे। ठीक है? इसको और बेहतर तरीके से क्लास में समझाएँगे, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें छोटे-छोटे जो काम होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे, और वो अपना इंडिविजुअल होगा। ठीक है? तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं फंक्शन, फंक्शन में और क्या-क्या टेक्निक होगा, जैसे रिटर्न टाइप, नॉट रिटर्न टाइप, ये सब उसी में देखेंगे। फंक्शन में हम लोग क्या-क्या पैरामीटर पास वगैरह करेंगे, तो वो सब देखेंगे। फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, एक इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी-कभी देखने को मिलता है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू से। इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर देखा गया कि आया है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? तो सारा इंपॉर्टेंट, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम अंडरलाइन करवा दे रहे हैं। फिर रिकर्सन है। तो जैसा हमने लूप में क्या कहा था कि अगर रिपीटेड काम करना है हमको, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप को। तो रिकर्सन भी कुछ लूप जैसा ही है, बट ये लूप वैसा ना हो करके, ये जब कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करना, यानी कि एक फंक्शन होगा जो खुद को बार बार कॉल करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकर्सन बोलेंगे। तो ठीक, अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें, तो रिकर्सन में क्या है, ये एक तरीका दूसरे तरीका हो जाता है हमारा, किसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक, राइट? अब कुछ प्रोग्राम है जो अक्सर देखा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्रोग्राम को लिखना है किसमें, रिकर्सन का यूज करके। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो मैंने हाल फिलहाल में जो देखा है, एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आपसे हमेशा ज्यादातर में पूछते हैं, और दूसरा एक आता है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन। अब यहाँ से वो दो प्रोग्राम आपसे बनवा सकते हैं, कभी कभी कह देता है रिकर्सन का यूज करके लिखने के लिए, स्ट्रिंग इनवर्स का, या फिर कभी-कभी कह देता है कि कोई भी इनबिल्ट मेथड का बिना यूज किए ही हम स्ट्रिंग को रिवर्स करना करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, दोनों सीखेंगे, बाय यूजिंग रिकर्सन और बाय यूजिंग फॉर लूप विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। ठीक? उसके बाद एक छोटा-सा प्रोग्राम आएगा आपका, जीसीडी ऑफ टू नंबर। जीसीडी ऑफ टू नंबर जब हम निकालते हैं, जो एचसीएफ हमारा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीसीडी। तो इसका भी आपको, ये भी आपका 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक रिकर्सन का यूज़ करके और साथ ही साथ एक फॉर लूप का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद एक्रीमेन फंक्शन और क्विक सॉर्ट के लिए भी फंक्शन बनाएँगे, वो भी देखेंगे किस मॉड्यूल में, हम लोग मॉड्यूल 7 रिकर्सन। नेक्स्ट है मॉड्यूल आपका, मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल नंबर 8 एक दूसरा टेक्निक हो जाता है हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का। इससे पहले जो हमने एरे आपको समझाया था, एरे में क्या बोला था कि अगर कोई वेरिएबल है तो मेरा एक वैल्यू को स्टोर करता है। एरे क्या करता है कि अगर कोई वेरिएबल हम एरे टाइप का बनाते हैं तो वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, राइट? तो उसी तरीके से एक डेटा टाइप बनाने के लिए हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर और यूनियन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएं, क्योंकि आपको सी में क्या मिलेगा, कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स मिलेंगे, राइट? जब हम लोग डेटा टाइप्स की क्लास करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे हैं प्री डिफाइंड में, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, डबल है। तो ये सब आपको क्या मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पहले से प्रोवाइडेड डेटा टाइप है। बट हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अपने तरीके से डेटा टाइप बनाएंगे। तो वो बनाने की जो फैसिलिटी हमें मिलेगी, किससे मिलेगी, स्ट्रक्चर एंड यूनियन से। तो ये सारी चीजें जो आपको बोल रहे हैं, आप देखिएगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने लगभग लगभग जितने भी आपका क्वेश्चन आता है इसमें, क्या कहते हैं, पीवाई, इसमें ऑब्जेक्टिव में,
तो ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इसी सिलेबस के इंट्रोडक्शन से ही मिल गया होगा या मिल जाएगा जब आप देखेंगे तब। तो स्ट्रक्चर क्या बनाने के लिए देता है यूनियन? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने देता है, जो कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे? तो कभी कभी हमें होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को मिला करके एक डेटा टाइप हमको बनाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर और यूनियन का यूज करेंगे। तो फिर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे इसका, तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसका फायदा क्या है। ठीक, तो इसको बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं, इसका कैसे यूज करना है, इसका सब कुछ हम लोग देखेंगे जब इसकी क्लास करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंटर। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी क्या है? तो ये क्वेश्चन बनता है। कभी सिमिलैरिटी पूछ लेते हैं, कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है? एक स्टार मार्क तो लगा ही सकते हैं। इस पे आप चाहे तो ये भी आपका स्टार मार्क्स है। तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल चीज है पॉइंटर्स, तो ये आपको सीखना भी चाहिए। और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो हम 2 स्टार लगा देते हैं, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आपके प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पॉइंटर क्या हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब पॉइंटर अभी एकदम से आपको बता देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे। आप एक स्टोरी खाली ध्यान में रखिएगा, जब क्लास करेंगे तो वो आ जाएगा समझ में। पॉइंटर क्या करता है कि जैसे मेरा मान लेते हैं कि एड्रेस है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये इसका कोई एड्रेस होगा C112। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई पूछता है कि AR के सर का यानी कि आलोक रंजन कुमार सर का घर कहाँ पे है, तो हम लोग बोलते हैं C112 पे है। ठीक है, लेकिन ये किससे पूछेंगे? किसी न किसी पनवारी से ही पूछेंगे। तो ये भैया पनवारी वाले हैं, पान वाले। अब इनसे पूछेंगे तो वो बता देगा कि C112 में रहते हैं, हालांकि C112 है नहीं, हम वहां रहते भी नहीं है। तो ये पनवारी से पूछेंगे, तो ये मेरा क्या रखा हुआ है? C112 यानी कि मेरे एड्रेस को रखा हुआ है। कोई आएगा व्यक्ति और इनसे पनवारी से पूछेगा तो वो बता देगा। तो वैसे ही पॉइंटर भी क्या करता है, अगर हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रखे हैं, तो उस वेरिएबल में वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ उस वैल्यू जो वेरिएबल है वो किस मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है, वो बताने का काम कौन करेगा? ये पनवारी यानी कि पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या रखता है? अभी के लिए फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर कोई वेरिएबल, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वेरिएबल पे। अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आपको बेसिक क्लास में पता चल जाएगा कि हम लोग सारा काम किस पे करते हैं? रैम पे करते हैं। और रैम डिफरेंट ब्लॉक में हमारा बटा होता है। ठीक है, ये सिलेबस है, फिर से आपको कह दे रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए कह देते हैं कि अब ये सिलेबस है और सिलेबस से ही आपको सब कुछ पता नहीं चलेगा। बट एक आइडिया तो लग जाएगा कि आपका अप्रोच क्या होने वाला है और मेरा अप्रोच क्या होने वाला है पढ़ाने का। तो जैसे एक्स, जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाए, वेरिएबल बना क्यों रहे हैं? कोई वैल्यू को हमको स्टोर करना है ताकि उस पे काम कर सके। तो ये किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक में जाके एक वैल्यू को रखेगा, जब उस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू रखेंगे। तो इसी मेमोरी ब्लॉक का हम लोग क्या कहते हैं? ये नाम दे देते हैं। ठीक है, हम उसी मेमोरी ब्लॉक का नाम दे देते हैं, बट उस मेमोरी का लोकेशन नहीं पता है। तो एक पॉइंटर बनाएंगे पी नाम से या किसी भी नाम से बना सकते हैं, और उसमें इसका एड्रेस यानी कि इस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेंगे, तो यही पॉइंटर है। तो हमने क्या कहा था कि ये सर थे, ये उनका, मान लेते मेरा कोई वैल्यू है जैसे CSE के फैकल्टी, तो CSE के फैकल्टी, और ये मेरा क्या है? मकान नंबर है। ठीक, तो यही मकान नंबर कौन रखेगा? ये पॉइंटर रखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम वेरिएबल बनाए हैं तो वो कोई ना कोई ब्लॉक का नाम होगा, और उस ब्लॉक का एक रेफरेंस नंबर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर एक ब्लॉक का रेफरेंस नंबर दे देता है। वही रेफरेंस नंबर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और रेफरेंस का मतलब ही होता है एड्रेस। ठीक है, तो हम पूरी की पूरी कहानी इसी पे करेंगे पॉइंटर में जब जाएंगे तब। और पॉइंटर को देखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पॉइंटर आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट में जो है आपका, वो है क्या? फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में आपका क्या करना है? फाइल हैंडलिंग में 2-4 प्रोग्राम है। अगर फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन आता भी है तो वही 2-4 घुमा फिरा के फाइल हैंडलिंग में आएगा। तो फाइल हैंडलिंग जनरली हम लोग पढ़ेंगे क्यों?
क्योंकि अगर हमें मान लेते हैं कि अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल क्रिएट करना है, फाइल डिलीट करना है, फाइल एडिट करना है, फाइल रीराइट करना है या जो भी काम हम ऐसे नॉर्मली अगर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो थ्रू द प्रोग्रामिंग करना है हमको, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फाइल हैंडलिंग यूज़ करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट देंगे, साथ ही साथ जो प्रोग्राम आते हैं, 4 प्रोग्राम मुश्किल से हैं इसके अंदर 4, वो चारों प्रोग्राम आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि आप एकदम से समझ जाएँगे और अगर आ गया तो भगवान से मनाइएगा कि यही प्रोग्राम आ जाए फाइल हैंडलिंग से। शुरू-शुरू में लोगों को दिक्कत लगता है, बट जब एक बार जान जाएँगे तो बहुत ही आसानी से कम लाइन में आपका नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ आपका सिलेबस रहा। आगे जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जो मेरा समझाने का तरीका होगा वो थोड़ा-सा अलग होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से नहीं, हम लोग अपने प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि चीज़ें क्या हुई है कि हमें दिक्कत आई है तब हमने प्रोग्रामिंग बनाया। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग बनाए फिर उसको समझे। तो हम लोग लेके कैसे चलेंगे, कैसे-कैसे दिक्कत आती जाएगी, वैसे-वैसे ही आपको समझाते जाएँगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने ये किया, ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने ये किया। तो गारंटी है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, समझेंगे ही नहीं, इवन आप चाहेंगे तो किसी को समझा भी देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस रहा और एक चीज़ और, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जब आता है कोई भी लेक्चर का तो पूरा वीडियो देखिएगा। उसमें अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आपको हमारे तरफ से लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो साथ ही साथ कॉपी पेन पे नोट डाउन करते चले जाएँगे कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आई थी और हमें क्या सर से पूछना है। तो वो लाइव क्लास में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग रखते हैं इतना ही और एक चीज़ है कि हमने पहले ही बोला था क्या? कि हम लोग प्रोग्रामिंग पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि हमारा नंबर लाना उससे थोड़ा आसान हो जाता है और नंबर आ भी जाता है। बहुत सारे बच्चे लेकर के आए भी हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।